art for art's sake. I'm sure that you must have heard this slogan. आर्ट को आर्ट के लिए ही रहने दो. तो दिस स्लोगन बिलोंग्स टू एस्थेटिक मोमेंट. और एस्थेटिक मोमेंट का जो सबसे बड़ा सेंट था वो थे ऑस्कर वाइल्ड. एंड यूजीसी हैज़ आस्क्ड मल्टीपल क्वेश्चन फ्रॉम ऑस्कर वाइल्ड. और हम लोग देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस यूजीसी ने पूछता है. ऑल्दो दिस इज अ लेक्चर स्पेशली ऑन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तो वी विल लुक एट ऑल द इम्पॉर्टेंट जो इनके एसेज हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं. सो ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, वॉच टिल द एंड, क्योंकि इफ़ यू वॉन्ट वॉच टिल द एंड तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मिस आउट हो जाएंगी और एग्ज़ाम में वहाँ से आ जाएगा, क्योंकि इनके बहुत सारे एसेज हैं. और जितने भी एसेज हैं ना, सारे ही सारे ऐसे अगर देखा जाए एस्थेटिक मोमेंट के लिए या फिर यूजीसी नेट के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो लेट्स लुक एट हिज वर्क. पहले क्वेश्चन देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में आया क्या था. एक नाउ कहता है, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टेटमेंट द 19th century dislike of realism is the rays of Caliban seeing his own face in the glass. This is very interesting question. क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन यूजुअली लोगों को लेके कैलिबन, ये तो विलियम शेक्सपियर का वर्क है और टेम्पेस्ट से आया है, तो ये क्या हो सकता है. तो वहाँ पे अगर जिसने पढ़ा नहीं है उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. एंड आई एम टेलिंग यू दिस क्योंकि ये क्वेश्चन आया है पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे के प्रीफेस से. और प्रीफेस टू द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे एक तरह से मैनिफेस्टेशन है ना, एस्थेटिक मोमेंट का. तो एस्थेटिक मोमेंट से बिलोंग करने वाले जितने भी राइटर थे, है ना, जैसे वॉल्टर पेटर, आई हैव ऑलरेडी टेकन लेक्चर ऑन हिम, सो डू चेक दैट आउट, है ना. और उसके बाद ये जो राइटर हैं ऑस्कर वाइल्ड, उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया और आर्ट फॉर आर्ट से का स्लोगन दिया था. तो इस बुक के अंदर उन्होंने बातें करी है कि किस तरह से जो आर्ट है ना, वो उसका कोई डायरेक्टिव पर्पस नहीं होता. इसलिए जब तुम मेरी बुक पढ़ो तो मेरी बुक को इस तरह से इंटरप्रेट करने की कोशिश मत करो कि उसमें बहुत सारे फिलोसॉफिकल चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी पॉलिटिकल चीज़ें मिलेंगी. नहीं, इसको बस इंजॉय करने के लिए पढ़ो. और ये जो पर्सपेक्टिव है एस्थेटिक मोमेंट का, वो हर किसी को पढ़ने का तरीका बदल के रख दिया था, है ना. तो राइट आंसर क्या होगा? ऑस्कर वाइल्ड. अगर ये ऑप्शन दिया होता कि कौन से वर्क में लिखा गया है तो ये थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता. बट एनीवे, हम लोग इनके जितने भी एसेज हैं इंक्लूडिंग प्रीफेस टू द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे भी देखने वाले हैं. चलते हैं, पहले ऑथर के बारे में समझते हैं. सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी सीन हिज बायोग्राफी, और इनके जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उन सबको हमने पिछले वीडियोस में देख लिया था. तो समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग सिर्फ प्रीफेस टू द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे पे चलते हैं, ठीक है. अगर आपने नहीं देखा है वो लेक्चर, देन गो एंड चेक दैट आउट. आई थिंक लेक्चर नंबर 40 है, उसको आप देख लेना. उसके बाद इस वीडियो को देखना है, क्योंकि पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे बाद में पब्लिश होता है, तो क्रोनोलॉजिकल देखोगे तो ज़्यादा समझ आएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. शू टू रिमेंबर दैट. और उसके बाद द प्रीफेस टू द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, अनदर वेरी क्रिटिकल ऐसे. ये ऐसे नहीं है बस एक पेज का, कह सकते हैं कि मैनिफेस्टो है. और इसको बिना पढ़े अगर आप नॉवल को पढ़ोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें ढूंढने लगोगे नॉवल में. तो ये कहता है कि नॉवल में तुम ढूंढना बंद करो. मैंने जो नॉवल लिखी है ना, वो कोई डायरेक्टिव पर्पस के लिए नहीं लिखी है. मैं कोई पॉलिटिकल विल के लिए नहीं लिखा है. मैं किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं लिखा है. बस और बस इसको इंजॉय करो, इसको पढ़ो, है ना. इमेजिनेटिव, अपनी इमेजिनेटिव थिंकिंग लगाओ, है ना. यही कहना चाह रही है. तो वाइल्ड जो है ना, एडेड इन इट्स बुक एडिशन ऑफ हिज नॉवल डिफेंडेड इट्स अगेंस्ट क्रिटिक्स हु कॉल्ड द ओरिजिनल मैगजीन वर्सेस इमोरल एंड पॉइजनस. जब इनके बुक्स को इमोरल और पॉइजनस बोले जाने लगा तो उसके डिफेंड में इन्होंने ऐड किया अपने प्रीफेस को. एंड इट इज़ रिटन इन अ सीरीज ऑफ एपिग्राम्स, शॉर्ट विटी पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट में, ठीक है. और इट रीड्स लाइक अ लिस्ट ऑफ कमांडमेंट्स फॉर हाउ टू व्यू आर्ट. बस इसमें यही दिया हुआ है कि किस तरह से आपको आर्ट को देखना है. तो प्रीफेस एक तरह से स्टोरी नहीं है, बल्कि इट इज़ एन असर्शन है. वाइल्ड यहाँ पे यूज करते हैं, डू नॉट लुक फॉर अ मोरल लेसन इन माई बुक, लुक फॉर ब्यूटी. आपको ब्यूटी की तरह आपको देखना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि अगर किसी पेंटर ने एक न्यूड पेंटिंग बनाई, आप रेनेसां के अंदर देखोगे बहुत सारी न्यूड पेंटिंग्स हैं. तो अब जो गॉड पे विश्वास करने वाले हैं, जो रिलीजियस डॉगमा में हैं, जो रिलीजियस फेथ में हैं, तो उनको लगेगा कि अरे बाप रे, क्या तुमने क्या बना दिया, है ना. बहुत अजीब तरीके से देखेंगे, यार तुमने क्या बना दिया, इसको बंद करो, डिलीट करो, ये करो, वो करो, लोग करने लगेंगे. लेकिन अब ये कहता है कि देखो, जब तुम उसको जज करना शुरू कर दोगे, जब तुम आर्ट को रिफ्लेक्ट करना, इसलिए मैंने देखा है कि आई यूज टू मेक न्यूड पेंटिंग्स एज वेल, है ना. वहाँ पे आप बहुत एकाग्र होकर बनाते हो. पेंटिंग जो है ना, बहुत समय लगता है बनाने में. तो मुझे ना बहुत मेरे पहले इंस्टाग्राम पे 10,000 सब्सक्राइबर्स प्लस थे, बहुत पहले की बात है वो. मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया. तो उसमें मैं पेंटिंग और पोइट्री डाला करता था.
तो बहुत लोगों का मैसेज भी आता था, लड़के लड़कियां सबका मैसेज आता था कि व्हाट हैव यू क्रिएटेड, व्हाट हैव यू डन, इट शोज योर माइंड सेट वगैरह वगैरह। तो मैं उसको समझा नहीं सकता था क्योंकि उन लोगों ने पढ़ा नहीं होता था इन सारी चीज़ें। तो वो जो कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि देखो मेरी बुक में ना तुम कोई डायरेक्टिव पर्पस मत ढूंढो। मेरी बुक में जो भी चीज़ें बनी हुई है, जो भी चीज़ें लिखी हुई है, वो सारे के सारे इंटरप्रिटेशन, ओपन टू इंटरप्रिटेशन है ना। तुम अपनी इमेजिनेशन लगाओ और उसको सोचो, थिंक करो, लेकिन ये कोई डायरेक्टिक नहीं है कि ये मैं सोचना कि मैं इसमें कुछ सिखा रहा हूँ या मैं इसमें पॉलिटिक्स बता रहा हूँ या मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ें लेसन दे रहा हूँ। नहीं, मेरी किताबें लेसन देने के लिए है ही नहीं। मेरी किताबें सिर्फ और सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए है। इसको इंजॉय करो, देखो, पढ़ो, इंजॉय करो, दैट्स इट, ये कहता है। और दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ, या यही कह सकते हैं कि ये मैनिफेस्टो, जैसे प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेंस एक मैनिफेस्टो था रोमांटिक एज के लिए, उसी तरीके से प्रीफेस टू द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे वॉज अ मैनिफेस्टेशन या मैनिफेस्टो ऑफ एस्थेटिक मोमेंट। ठीक है, फिर वो आगे बातें करते हैं आर्टिस्ट के बारे में, क्रिटिक के बारे में और पब्लिक के बारे में। तीन डिफरेंट थॉट के बारे में, मतलब तीन चीज़ों के बारे में वो एक्सप्लेन करते हैं, है ना। बहुत छोटे छोटे पैसेजेस में है। जैसे आर्टिस्ट जो होता है, क्रिएटर ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स होता है ना, ही रिमेन्स हिडन, वो हमेशा छुपा हुआ होता है, वो कभी ओपन में नहीं आता। दूसरा है द क्रिटिक, ही हु ट्रांसलेट्स देयर इंप्रेशन ऑफ ब्यूटी इनटू अ न्यू फॉर्म। और तीसरा होता है द पब्लिक, दोज हु फाइंड अगली मीनिंग्स आर करप्ट, दोज हु फाइंड ब्यूटीफुल मीनिंग्स आर कल्टिवेटेड। वही कहते हैं कि जैसे आपने एक न्यूड पेंटिंग को देखा, तो अगर आपने गलत तरीके से उसको जज किया तो आपके खुद के दिमाग में करप्शन है। जैसे मैं इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे अगर मैंने बोला, लेट्स से मैंने नहीं बोला, ये जो बजरंग दल वाले आजकल होते हैं, जो निठल्ले होते हैं, जो पढ़ा लिखा कभी होता नहीं है, कभी जिसने डेट पे नहीं गया, है ना, तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि भगवाधारी कपड़े पहन के निकल जाएंगे और लोगों को परेशान करेंगे। आजकल अभी आपने देखा होगा, अभी 14 फरवरी पे बहुत सारे वीडियोज ऐसे वायरल हुए। तो ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये लोग बेसिकली, मतलब इन लोगों को अगर इस पर्टिकुलर फ्रेम में रख के देखा जाए, तो देखो मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको दिल पे नहीं लेना है, सबके अपने अपनी व्यूज़ हैं, अपनी अपनी आस्थाएं हैं, बट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो कहता है कि जब आप किसी चीज़ को अगली देखते हो होते हुए, तो आप खुद ही अगली हो, आपके खुद के माइंड में अगलीपन चल रहा होता है, इसलिए आप चीज़ों को अगली तरीके से देखते हो। लेकिन आप अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी पेंटिंग को, किसी भी पोइट्री को, किसी भी आर्ट को, किसी भी आर्ट के फॉर्म को जब आप सिर्फ प्लेजर के लिए देखोगे, है ना, या फिर सिर्फ और सिर्फ मतलब एक तरह से अगर पॉजिटिव देखे तो अच्छी बात है, नेगेटिव देखे तो आपके खुद के माइंड में नेगेटिविटी है। दिस इज व्हाट एस्थेटिक मोमेंट टेल्स अस। ठीक है, तो इसलिए देखो कहता है वो, ये ओरिजिनल टेक्स्ट है, कहते हैं द आर्टिस्ट इज द क्रिएटर ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। आर्टिस्ट जो होते हैं ना, वो ब्यूटीफुल थिंग्स के क्रिएटर होते हैं, है ना। और टू रिवील आर्ट एंड कंसील द आर्टिस्ट इज आर्ट्स एम। और आर्ट का एम ही क्या है, आर्ट को रिवील करना, कंसील करना। फिर दूसरा वो कहते हैं क्रिटिक के बारे में, द क्रिटिक इज ही हु कैन ट्रांसलेट इनटू अनदर मैनर और न्यू मटेरियल हिज इंप्रेशन ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। उसका जो खुद का इंप्रेशन है ना, मल्टीपल इंप्रेशन, ऑब्वियस बात है, किसी पेंटिंग को देख के आपके अंदर आएगा। तो दैट इज व्हाट अ क्रिटिक डज। तो एवरी क्रिटिक विल हैव अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑल टुगेदर। सो ये दोनों की ब्यूटी उसने बता दी, एक आर्टिस्ट की ब्यूटी उसने बता दी, एक क्रिटिक की ब्यूटी उसने, एक वैल्यू उसने बता दी। फिर वो कहता है कि दोज हु फाइंड अगली मीनिंग्स इन ब्यूटीफुल थिंग्स आर करप्ट विदाउट बीइंग चार्मिंग। मतलब वैसे लोग जो अगली चीज़ें ढूंढते हैं, हर चीज़ में अगलीपन ढूंढते हैं, दे आर करप्ट, क्योंकि वो डायरेक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि हर चीज़ में मोरल लेसन्स छुपा हुआ है। नहीं, हर चीज़ में मोरल लेसन्स नहीं है। इवन व्हेन वी डिस्कस अबाउट फिलॉसफी, तो आप देखो कि नीचे बोलते हैं लव के बारे में, लव इज बियॉन्ड गुड एंड इविल। उनके बहुत फेमस वर्क है गुड एंड इविल, उसमें एक एफोरिज्म है जहाँ पे वो लव के बारे में एक्सप्लेन करते हैं और कहते हैं कि लव इज बियॉन्ड गुड एंड इविल। यू कैन नॉट डिफाइन लव। लव में लोग इतने हद तक चले जाते हैं कि आप एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते कि वेदर इट्स अ गुड और बैड। तो जैसे मैंने बताया कि जो बजरंग दल कर रहे हैं, बच्चों लोगों को परेशान करते हैं। अब देखो इस पर भी होकर कुछ लोग आके पता नहीं क्या क्या करने लगेंगे, बट मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज दैट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, है ना, जिसको आप डायरेक्टली की तरह नहीं दे सकते, है ना, क्योंकि प्यार में इंसान अंधा होता है। दे कैन गो टू एनी हाइट्स। देखो कि आप सुसाइड कर लेता है, मर्डर कर देता है, ऑल्दो आई डोंट वांट गो मच इन डिटेल विथ दिस इंटरप्रिटेशन, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आप समझो इसको, ठीक है, एस्थेटिक मोमेंट को। तो वही कहना चाह रहा है कि अगर कोई इंसान किसी चीज़ में अगली देखता है, किसी ब्यूटीफुल चीज़ों के अंदर अगलीनेस देखता है, तो विच मीन्स कि दैट पर्सन हैज़ एन अगली माइंड, नॉट द आर्ट। ठीक है, क्योंकि आर्ट का कोई काम ही नहीं है, आर्ट का मकसद ही नहीं है आपको डायरेक्टिव बनाना, आर्ट का मकसद है सिर्फ और सिर्फ प्लेजर लेना। ठीक है, इसलिए फिर कहता है कि दिस इज अ फॉल्ट। दोज हु फाइंड ब्यूटीफुल मीनिंग इन ब्यूटीफुल थिंग्स आर द कल्टिवेटेड। और जो किसी ब्यूटीफुल चीज़ों के अंदर ब्यूटीफुल चीज़ें ढूंढते हैं, दे हैव कल्टिवेटेड माइंड, क्योंकि उनका जो माइंड है ना, वो कल्टिवेटेड है।
है ना, दे हैव मल्टीपल वे ऑफ लुकिंग। फिर वो कहते हैं कि फॉर दीज देयर इज होप, और इन लोगों के अंदर होप है। इसलिए आप देखोगे कि ऐसे लोगों से ही आप होप कर सकते हो। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि आप एक मूर्ख आदमी से, एक गधे से बात नहीं कर सकते। जैसे मैंने भी कहीं सुना था, मैं आपको सुना देता हूँ, आप फिर कमेंट में मत कर देना कि यहाँ से मैंने सुना, वहाँ से। मैं भी कहीं सुना था, मुझे याद नहीं कहाँ से सुना था। तो एक स्टोरी है, जंगल की कहानी है। उस जंगल की कहानी में एक गधा होता है और एक चीता होता है, दोनों आपस में लड़ता है। और गधा कहता है कि देखो आसमान जो है ना वो पीला है, और ये जो चीता होता है वो कहता है कि आसमान पीला नहीं नीला है। तो दोनों आपस में बहुत फाइट करते हैं। फिर ये जो गधा है उसको बहुत मारता है, बहुत मारता है, बहुत मारता है चीता। और जब बहुत मारता है तो गधा जाता है शेर के पास, जंगल का राजा है शेर। तो शेर को बोलता है कि देखो ये मेरे को बहुत मारा। तो शेर पूछता है कि वाई? तो वो कहता है कि देखो चीता कहता है कि देखो इसने बोला आसमान जो है वो पीला है, और मैं तो कह रहा हूँ आसमान नीला है, तो आसमान तो नीला है ना। तो शेर क्या करता है, शेर गधा को बोलता है कि हाँ हाँ आसमान पीला है, तुम जाओ। तो गधा को बोलता है कि ठीक है तुम जाओ। लेकिन चीता को बहुत मारता है, बहुत मारता है। और जब चीता लास्ट में पूछता है, जब मतलब ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती है, पनिशमेंट खत्म हो जाता है, तो चीता पूछता है कि आपने मुझे क्यों मारा, आसमान तो नीला है। तो उसने बोला कि तुम किससे बहस कर रहे थे, तुम गधे से बहस कर रहे थे। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो आप इन लोगों को नहीं समझा सकते, है ना। तो वही यहाँ पे बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं, आर्टिस्टिक मोमेंट या फिर एस्थेटिक मोमेंट के अंदर ये बेसिकली बताना चाह रहे थे कि आप अनपढ़ लोगों से फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग अनपढ़ हैं। उन लोगों को कितना भी समझा दो वो समझेंगे नहीं। लेकिन जो पढ़ा लिखा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं होती है। दे आर अंडरस्टैंडेबल, वो चीज़ों को समझते हैं, आपको वो उस तरह से जज नहीं करेंगे। लेकिन जो अनपढ़ है ना, आप उसको कितना भी कर लो, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हो, आप उसको कितना भी समझा लो, कितना भी कुछ बोल दो, है ना, आप ही नीचे हो जाओगे, है ना, आपको ही पनिशमेंट मिलेगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया अभी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल, क्योंकि ये आपका लाइफ का डिसीजन है ना, कि आप किसी चीज़ को किस तरह से जज कर रहे हो, किसी चीज़ को किस तरह से देख रहे हो। दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो आप किसको रिस्पेक्ट देना चाहते हो ये आपके ऊपर है। तो फाइंड समवन वेल एजुकेटेड और उसी से दोस्ती करो। हर किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है। आजकल सोशल मीडिया इतना मतलब बदल चुका है, इतना कह सकते हैं कि डुअलिटी आ चुकी है ना, उसमें अब होप की कोई गुंजाइश नहीं है। तो बस वही कहना चाह रहे हैं कि वैसे लोगों के अंदर देयर इज नो होप, इसलिए कहता है कि फॉर दीज देयर इज होप। लेकिन वैसे लोग जो किसी ब्यूटीफुल चीज़ों को नेगेटिव तरीके से देखते हैं और हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं, उसके अंदर कोई होप नहीं है, क्योंकि दे हैव अगली माइंड। इसलिए कहते हैं कि दे आर द इलेक्ट टू हुम ब्यूटीफुल थिंग्स मीन ओनली ब्यूटी। ठीक है, तो बस यही। अच्छा, थोड़ा और है, रिजेक्शन ऑफ मोरालिटी है बुक के अंदर। बुक्स आर नॉट मोरल। वो कहते हैं कि बुक्स जो होता है ना वो कोई मोरल चीज़ें नहीं है, आपको मोरल पर्पस नहीं सिखाता है बुक। इसलिए कहता है कि दे इज़ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट। ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट भी है। ऑल्दो मुझे लगता है कि कुछ बुक्स मोरल भी होते हैं, कुछ बुक आर्टिस्टिक होते हैं, हर तरह के बुक्स होते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि द विक्टोरियन बिलीव दैट आर्ट मस्ट टीच लेसन्स। जैसे विक्टोरियन के अंदर था ना कि आर्ट के अंदर हमेशा डायडेक्टिक होना चाहिए, आर्ट को हमेशा डायडेक्टिक होना चाहिए, कुछ ना कुछ पढ़ाना, मोरल चीज़ें। जैसे आप बिब्लिकल चीज़ों को पढ़ते तो बाइबल का एक ही मकसद है कि भाई, मुझे लगता है कि बाइबल को बेसिकली एस्थेटिक तरीके से पढ़ना चाहिए, बाइबल को मोरल पर्पस से नहीं पढ़ना चाहिए। बट एनीवे बाइबल के कुछ फ्रेजेस हैं, जैसे महाभारत के गीता में आप देखोगे बहुत सारे पैसेज, ऑब्वियस है पूरा का पूरा गीता जो एक सरमन है वो डायडेक्टिक है। बाद बाकी चीज़ों को आप बस इंटरेस्ट से पढ़ो, है ना, आप उसके अंदर सारे मीनिंग ढूंढना बंद कर दो। उसी तरीके से जब आप बाइबल को पढ़ोगे तो बाइबल के कुछ फ्रेजेस हैं जिसको आप डायरेक्टिक के पर्पज से पढ़ सकते हो, लेकिन बियॉन्ड इन दैट उसको इंटरेस्ट से पढ़ो, है ना। फिर वही कहता है कि वाइल्ड आर्ग्यूज दैट आर्ट एंड एथिक्स आर टोटली सेपरेट। और आर्ट और एथिक्स दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसलिए आर्ट को आर्ट के लिए रहने दो और एथिक्स को एथिक्स के लिए रहने दो। इसलिए वो कहता है कि देयर इज नो सच थिंग एज मोरल और इमोरल बुक। कोई मोरल और इमोरल बुक नहीं होता। बुक्स आर वेल रिटन, बुक्स अच्छे से लिखी जाती है, और बैडली रिटन, या तो अच्छी होती है या तो बुरी तरीके से लिखी जाती है। दैट्स ऑल, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। इफ एंड बट की बात ही नहीं है यहाँ पे, या तो अच्छी बुक है या तो खराब बुक है। इसलिए कहते हैं कि द मोरल life of man from part of the subject matter of the artist, but the morally of art consists in the perfect use of imperfect medium, and no artist desired to prove anything। और कोई आर्टिस्ट के अंदर डिजायर नहीं होता किसी चीज को प्रूव करना, ठीक है, क्योंकि वो आपके अंदर रिफ्लेक्शन देखता है, मतलब आप खुद रिफ्लेक्ट करोगे उस आर्ट को देख के। इसलिए मैंने बोला ना कि आर्टिस्ट जो होता है ना वो रिफ्लेक्ट करता है आर्ट से। एक इंसान, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ये जो फेमी फेटल है, विच मीन्स कि जो पोस्ट मॉडर्न लड़कियां हैं या फिर जो पोस्ट मॉडर्न वुमेन है, तो इनका जो पहनावा, रहना सहना, है ना। कुछ लोग आजकल देखोगे इंटरव्यू में लड़कियों से पूछा जाता है कि डू यू नीड मैन, आपको क्या लगता है कि आपको कभी मैन की जरूरत है। ऑल्दो
देखो ये हिपोक्रिटिकल स्टेटमेंट है अपने आप में, मैं बस एक एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब कोई कहती है कि नो आई डोंट नीड अ मैन, जबकि वो अपने पापा के पैसे पे पल रही होती है, बिना फादर के मैं क्या, लड़का या लड़की कोई भी इंसान आगे बढ़ ही नहीं सकता, बिकॉज आपको चाहिए होता है एक खाना चाहिए होता है, नरिशमेंट चाहिए होता है, माँ और फादर आपको बड़ा करते हैं, और फादर का बहुत बड़ा रोल होता है, माँ का बहुत बड़ा रोल होता है, माँ का बहुत बड़ा नरिशमेंट में रोल होता है, फादर का बहुत बड़ा आपको बड़ा करने में, आपको पैसे से बहुत सारी चीज़ें खरीदी जाती है, इमोशनली प्रेजेंट होते हैं फादर आपके, जब भी आपको प्रॉब्लम होगी फादर विल बी देयर, तो दैट इज़ ऑल्सो अ मैन, ही इज़ ऑल्सो अ मैन। बट आजकल, क्योंकि वही मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट या फिर जो आर्ट क्रिएट करता है वो इंसान को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, ना कि इंसान आर्ट को रिफ्लेक्ट करता है, यही कहना चाह रहे हैं। देखो बहुत डीप फिलोसॉफिकल चीज़ें हैं, तो वहाँ पे जब ये कहती है कि मुझे मैन की ज़रूरत नहीं है, तो बेसिकली सी डजंट नो कि हाउ मच हिज पेरेंट्स हैव डन फॉर हर और फॉर हिम, एनी पर्सन, फॉर एनी इंडिविजुअल, जो उसको इस हद तक बनाया है ना। आई गेटिंग माई पॉइंट? बट एनीवे, ये सारी की सारी चीज़ें बस बताने के लिए, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप पढ़ते हो है ना, तभी आपके दिमाग में आता है, नहीं पढ़ोगे तो ऑब्वियस बात है बहुत सारी चीज़ें आप मिस आउट कर जाओगे। फिर आप वही रिजेक्शन ऑफ मोरालिटी है, देखो जहाँ पे वो बहुत फेमसली लास्ट में बोलते हैं, जहाँ से यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा है, वाइल्ड मॉक्स द 19th सेंचुरी पब्लिक यूजिंग द कैरेक्टर कैलिबन। ये जो 19th सेंचुरी पब्लिक है उसको कैलिबन की तरह एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कैलिबन जो है ना, जब मिरर में देखता है अपने आप को तो डर जाएगा, क्योंकि कैलिबन इवेंचुअली मतलब एक शैतान टाइप का दिखेगा, है ना, क्योंकि बड़े बड़े हैं, भालू की तरह दिखता है ना, मॉन्स्ट्रस है, अगली है, सर्वेंट ऑफ शेक्सपियर के टेम्पेस्ट में। और ही सेज द पब्लिक इज डिमांड इफ दे डू एंड डिमांड इफ दे डोंट। इसलिए वो कहता है कि द 19th सेंचुरी डिसलाइक ऑफ रियलिज्म इज द रेज ऑफ कैलिबन सीइंग हिज ओन फेसेस इन अ ग्लास, एंड द 19th सेंचुरी डिसलाइक ऑफ रोमांटिसिज्म इज द रेज ऑफ कैलिबन नॉट सीइंग दिस ऑन फेस इन अ ग्लास। पूरा स्टेटमेंट यूजीसी ने नहीं पूछा था, आधा उठा के पूछ दिया था, लेकिन पूरा स्टेटमेंट यही है कि 19th सेंचुरी जो है वो रोमांटिसिज्म का डिसलाइक इसलिए भी है क्योंकि लोगों ने कैलिबन को, मतलब लोग यहाँ पे जो कैलिबन है ना वो रिप्रेजेंट, देखो एग्जाम में भी पूछ देगा कैलिबन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 19th सेंचुरी पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो कहते हैं कि जो 19th सेंचुरी के जो लोग हैं, है ना, उसने अपना चेहरा मिरर में नहीं देखा, इसलिए वो क्या करते हैं, उसके लिए रोमांटिसिज्म के लिए डिसलाइक है। और जिसने देख लिया, है ना, मतलब जिसने ग्लास में देख लिया, इसलिए कहते हैं कि 19th सेंचुरी डिसलाइक ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म के लिए डिसलाइक इसलिए है क्योंकि लोगों ने कैलिबन को देख लिया, मतलब कैलिबन ने अपने चेहरे को मिरर में देख लिया। तो जब किसी की अगली चेहरे, मतलब कैलिबन का अगली चेहरा था, है ना, बहुत अगली टाइप का, मॉन्स्टर्स टाइप का था, तो जब उसने अपने आप को देख लिया चेहरे में, विच मीन्स कि उसने जब रियलिज्म को देख लिया, है ना, तो डर गया और उसे गंदा लगने लगा, इसलिए उसने पसंद नहीं किया किसको, रियलिज्म को। लेकिन रोमांटिसिज्म में क्या गया, उसी कैलिबन ने अपने चेहरे को मिरर में नहीं देखा, है ना, तो इसलिए उसको बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो बेसिकली ये देखो सैटारिकल स्टेटमेंट है, आयरॉनिकल स्टेटमेंट है, इसी तरह से विटी लिखी जाती है, इसी तरह से विटिकल स्टेटमेंट लिखी जाती है। तो ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि जब कोई इमेजिनेशन से लिखता है, इसलिए आप देखोगे रोमांटिक एज क्या है, मैनिफेस्टो ऑफ इम्प्रेशन है ना, आपके खुद की फीलिंग्स का इम्प्रेशन है। तो वो क्या है ना, वो आपको मिरर में देखने नहीं देती है, क्योंकि आपको वो सच डायरेक्ट नहीं बताने की कोशिश करता है। वो नहीं कहता कि देखो यही ट्रुथ है, यही चीज़ होनी चाहिए, है ना, इसका मतलब यही होना चाहिए, नहीं, वो कहते हैं कि भाई एंजॉय करो। जैसे ओड टू द नाइटिंगेल पढ़ोगे, है ना, बहुत अच्छे अच्छे ब्राइट स्टार पढ़ोगे, बहुत अच्छे अच्छे पोम्स हैं, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि बस एंजॉय करो, है ना, तुम अपने आप को मत देखो मिरर में, जब देख लोगे तो तुम डर जाओगे। जैसे रियलिज्म को जब पढ़ लोगे तो तुम डर जाओगे, तुम एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। अगर कोई लोग ये बताना शुरू कर देंगे कि भाई तुम इस तरह से तुम्हारी हरकतें इस तरह से हो रही है इस वजह से, क्योंकि तुमने लाइफ में ऐसा नहीं किया है, तो ऑब्वियस बात है वो इंसान बुरा लगेगा उसे। तो कोई इंसान ट्रुथ नहीं जानना चाहता है, हर इंसान ट्रुथ से भागना चाहता है। जब आप इंसान को ट्रुथ बता दोगे ना तो क्योटिक लाइफ हो जाएगा, लाइफ विल बी डिस्ट्रॉयड व्हेन एवरीबडी स्टार्ट्स स्पीकिंग ट्रुथ। इसलिए वो कहते हैं डिके ऑफ लाइफ में कि झूठ बोलना, है ना, वो जो इमेजिनेशन है वो झूठ बोलता है, आपको सच नहीं दिखाता है। जब सच नहीं दिखाता है तो वो चीज़ें आप करते हो, है ना, वो चीज़ें आगे बढ़ती है। तो बस यही है, आई होप कुछ आपने सीखा होगा। अच्छा और भी है, आर्ट एज अ मिरर, यूजलेसनेस ऑफ, ओह सॉरी मुझे लगा था छोटा हो गया, खत्म हो गया, बट एनीवे फिर आगे वो वाइल जो है फ्लिप कर देते हैं कॉमन आइडियाज़ को, दैट आर्ट मिरर्स लाइफ। आर्ट जो है ना वो मिरर करता है लाइफ को, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन डिके ऑफ लाइफ, और वो आर्ग्यू करते हैं दैट आर्ट मिरर्स द स्पेक्टेटर। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि इट इज़ द स्पेक्टेटर एंड नॉट लाइफ दैट आर्ट रियली मिरर्स। और डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन अबाउट अ वर्क ऑफ आर्ट shows that the work is new, complex and vital. और फिर कहते हैं कि the when critics disagree, the artist is in
एकॉर्ड विथ हिमसेल्फ, विच मीन्स कि ऑब्वियस बात है मल्टीपल इंटरप्रिटेशन से उस आर्ट की वैल्यू है। जब इंटरप्रिटेशन ही नहीं होगा, फिक्स होगा मीनिंग, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो आर्ट जो है ना एक मिरर की तरह काम करता है, ठीक है। तो जब हम कहते हैं ना कि लिटरेचर रिफ्लेक्ट सोसाइटी, बेसिकली वो मिरर कर रहा है सोसाइटी को। और फिर वो यूजलेसनेस ऑफ आर्ट, बहुत फेमस लाइन है, ऑल आर्ट इज क्वाइट यूजलेस। ये भी यूजीसी नेट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इवेंचुअली वो प्रीफेस के एंड में कहते हैं कि जितनी भी आर्ट है ना वो यूजलेस है। वी कैन फॉरगिव अ मैन फॉर मेकिंग यूजफुल थिंग्स एज लॉन्ग एज ही डज नॉट एडमायर इट, है ना। फिर कहते हैं द ओनली एक्सक्यूज फॉर मेकिंग अ यूजलेस थिंग इज दैट वन एडमायर्स इट इंटेंसली। इसलिए कहते हैं कि ऑल आर्ट इज क्वाइट यूजलेस, विच मीन्स कि जितनी भी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हर चीज़ कोई ना कोई चीज़ यूजफुल चीज़ें, जो भी चीज़ें यूजफुल है ना, वो बहुत बोरिंग होता है, वो आपके लाइफ में काम नहीं आएगा, है ना। जैसे ब्लैक बोर्ड यूज आता है पढ़ाने के लिए, है ना। उसी तरीके से जो चीज़ें, जैसे ये चश्मा ये पढ़ाने का यूज़ आता है, लेकिन जो ऐसी चीज़ें हैं जो, जैसे पेंटिंग आपकी लाइफ में कोई काम नहीं करता, है ना। पेंटिंग या फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर आपकी लाइफ में कुछ नहीं करता, उसका कोई डायरेक्ट पर्पस नहीं है, लेकिन वो बहुत प्लेजिंग है, बहुत खूबसूरत। इसलिए कहते हैं कि जितनी भी आर्ट हैं, ये भी देखो कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, ये जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो सारे के सारे यूजलेस हैं, और जितनी भी यूजलेस चीज़ें हैं वो सारा का सारा आर्ट है। तो वो कहना चाहता है कि यूजफुल अगर कोई चीज़ है तो वो आर्ट नहीं हो सकता। और देखो बहुत क्रिटिज्म हो सकता है इसके ऊपर, मैं बस बताने की कोशिश करूँ जो ये कह रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि लास्ट में कि डिक्लेयर कर देता है कि आर्ट इज़ यूजलेस। जितनी भी आर्ट है ना, ऑल आर्ट इज़ क्वाइट यूजलेस। क्वाइट यूजलेस का मतलब है इफ़ एंड बट लग सकता है वहाँ पे। तो जितने भी आर्ट हैं वो यूजफुली, मतलब यूजुअली यूजलेस होता है, ठीक है। तो इसी के बारे में वो कहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। थोड़ा लंबा हो गया, मैं इसको ब्रेक करके ना 2 भागों में बांट दूंगा। तो दैट्स ऑल, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। आपको पढ़ के अच्छा लगा होगा, मैंने पूरी एस्थेटिक मोमेंट आपको इसी में पढ़ा दिया। बट एनीवे एक एस्थेटिक मोमेंट पे भी लेक्चर लाऊंगा जिसमें मैं पढ़ाऊंगा। देखो इफ़ यू वांट दीज पीडीएफ्स, ये तो 20-25 पेज का पीडीएफ हो गया, तो 999 है इसका कॉस्ट, है ना। सारे के सारे पीडीएफ आपको लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिज्म पे मिल जाएगा, इंक्लूडिंग कल्चर स्टडीज़। या फिर अगर आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ मतलब पूरा का पूरा यूजीसी नेट पे चाहिए तो 1499 रुपीज़ लगेंगे। तो यू कैन ऑलवेज परचेज दैट। मैं अभी वेबसाइट बिल्ड कर रहा हूँ, तो वेबसाइट जब अपलोड हो जाएगा तो यू कैन ऑल्सो परचेज फ्रॉम देयर। या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज फ्री लेक्चर्स हैं, आप फ्री में पढ़ सकते हो, इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। एनीवे सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।